मैं इसी पैनल में अतीकुर रहमान साहब, नूर अजहरी साहब से पूछूंगा कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात जो बादल दा कर रहे हैं वो आएगा तो आपत्ति है क्या? अजहरी साहब, आपत्ति तो नहीं है? जो हमें जो अब तक कानून बनाए गए हैं देश में, जो कानून आए हैं, कौन से कानून ऐसे हैं जो मुसलमानों ने नहीं माने? मैं पूछ रहा हूं, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अगर कोई कानून आता है तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, ऐतराज तो नहीं है? कानून बन जाएगा तो जब बन जाएगा तो मान लिया जाएगा। गलत का विरोध आपत्ति है नहीं है, विरोध करेंगे। इंदिरा गांधी ने जिस बंदे को, जिस बंसल को आप बिठाए हुए हैं चैनल पर, इसको हिंदुओं ने इसका काम क्या है? आपके लोगों ने कहा अल्लाह की देन है, हम नहीं मानेंगे। अरे थोड़ी चलेगा। अरे भाई कानून है नहीं क्या? बंसल जी चैनल पर कब्जा है आपका। देश के प्रति थोड़ा आप सा जमीन आपने जमीन को अपनी जागीर समझ रखा है। चांद सूरज को अपनी बकौती समझ रखा है। चैनल भी तुम्हारा हो गया। अभी टीएमसी के नेता, एक सेकंड आचार्य विक्रमादित्य, बीच में तुम ही बोलोगे। अभी बहस में बादल दा कह रहे हैं कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून आना चाहिए, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अभी अजहरी साहब सबने पूछा तो जवाब नहीं दे रहे हैं, घुमा फिरा रहे हैं। इनसे पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। देखिए, अभी यहाँ जो अतीकुर रहमान साहब और अजहरी साहब जो भी उपस्थित है, इनका सिंगल लाइन एजेंडा पिछले लगातार समय से चल रहा है। पूरे विश्व में ऑर्गेनाइज्ड वे में यदि कोई काम कर रहा है इस विश्व पे राज करने के लिए, तो वो इस्लाम धर्म ही कर रहा है। और उसका परिणाम है कि आज जो डेमोग्राफिकल चेंजेस हो रहे हैं उसका ऑर्गेनाइज वे में प्रमाण है, ऑर्गेनाइज में प्रमाण है। अभी यहाँ पर, अरे भैया सुनो, ये ऑर्गेनाइज वे में रिजल्ट ला रहे नहीं ला रहे? अगर जमात के द्वारा ये ऑर्गेनाइज वे में काम किया जा रहा है, हर जगह जिस प्रकार से ये कार्य कर रहे हैं, इसका परिणाम है। अरे भाई, सत्य को समझने का प्रयास करिए ना। आप मुझे बताइए, इस देश की तमाम जनता, उसका मूल कारण क्या है जो इतना इंबैलेंस आ रहा है? अननेसेसरी के लोग बढ़ते चले जा रहे हैं इस देश के अंदर, जिस प्रकार से लोग बाहर से आकर यहाँ बसते चले जा रहे हैं, कन्वर्जन हो रहा है। अरे अभी भी आ रहे हैं, अभी भी लेके आ रहे हो आप लोग, हर तरफ से आप लोग लेके आ रहे हो। जिस प्रकार से आप ऑर्गेनाइज वे में अपने लोगों को प्लेस कर रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि अपने आप जाके लोग बस रहे हैं, ये जबरदस्ती लेके जाते हैं और उनको बसाते हैं। उत्तराखंड की डेमोग्राफिकल चेंजेस आप देख लीजिए, जिस प्रकार से की गई है लगातार, जिस प्रकार से पूरे देश में हर जगह ऐसी व्यवस्थाएं इनकी तरफ से ऑर्गेनाइज वे में की जा रही है। आचार्य जी, कुछ भी बहुविवाह मुख्य कारण है, बहुविवाह मुख्य कारण है। मुझे बताइए कि कब क्यों नहीं लाया जाता इस देश के यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्यों नहीं लाया जाता पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड? क्यों नहीं लाया जाता जिस प्रकार से एक व्यवस्था बनाने के लिए 2 बच्चों से ज्यादा? नहीं मानने वाले ये लोग, नहीं मानेंगे जब तक इस देश में एक हार्श कानून नहीं आएगा कि जो 2 बच्चे चाइना में आया था। अरे जनसंख्या भैया, खाओगे क्या? खाने को कुछ नहीं बचेगा। जब जो व्यवस्था बनने वाली है इस देश के अंदर, जहां जहां इनका राज है, 70 के आसपास देशों में इनका राज हो चुका है, जो शांति की बात करते हैं, वहां पर कितना भयावह वातावरण है। एक देश समृद्धि पे नहीं जा रहा है, सबके सब उठापटक, आतंकवाद, जिहादी व्यवस्थाएं इनके अपने कंट्रोल में नहीं है। मैं कह रहा हूं, अभी अतीकुर रहमान साहब यहां बोल रहे थे कि अगर इस्लाम पे खतरा ना हो, भैया कब खतरा नहीं होता? बड़ी विचित्र बात है, कब खतरा नहीं होता? हर रोज। मैं अतीकुर रहमान साहब बिल्कुल सिंपल सा सवाल आपसे पूछता हूं। अक्सर बहस में, डिबेट में यह बात कही जाती है कि साहब मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों पर खतरा है। अगर खतरा है तो फिर आबादी कैसे बढ़ रही है? अगर इतना अत्याचार, इतना शोषण, इतना दबाया जा रहा है, इस बात का करेक्शन जरूरी है जी, इस बात का करेक्शन जरूरी है। मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों पर खतरा है इसीलिए पॉपुलेशन। मैंने ये कहा कि अगर फैमिली के लोग ये मानते हैं कि वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स अपने बच्चों मानने को कौन नहीं देगा दे भाई? पाएंगे, आपके मौलाना मानने देंगे क्या? आपके मौलाना, आपको बात की एजुकेशन की, खामोश तुम रहो, बदतमीज आदमी। फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई नीति की टिप्पणी नहीं, संविधान के विषय पर बहस हो रही है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें प्लीज। अतीकुर रहमान जी, अतीकुर रहमान जी, बदतमीजी ना करें बैठ के यहाँ पे लगातार। मुझे समझ नहीं आती, अतीकुर रहमान जैसे लोग और यहाँ पर नवाब साहब के लोग यहाँ पर बैठ के बदतमीजी करते हैं। किस तरह से बात कर रहा है प्रत्युष भाई, बता। अरे बुजुर्ग, ये बुजुर्ग आदमी लग रहा है आपको? इस देश में पर्दा करने को तैयार बैठा है। ऑर्गेनाइजर ने ये लेख लिखा है, ऑर्गेनाइजर ने ये लेख लिखा है जिसमें कई बिंदुओं को
कई बिंदुओं को उसने इंगित किया, लेकिन यह बहस पुरानी है। इसको लेकर एक बार आरएसएस प्रमुख ने क्या कुछ कहा था, एक बार वो भी आपको सुना देते हैं। लोग डराते, अरे संघ वाले मारेंगे, और ये हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा, ये हवा फैलाते हैं। ऐसा कुछ डर मन में है, और है इसलिए उसका निराकरण करने की इच्छा मन में लेकर तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ बंधु पिछले वर्षों में हमसे मिलते रहे हैं, और हम भी मिले हैं, हमारे प्रमुख अधिकारी उनसे मिले हैं। मैं आ रहा हूं कुरैशी साहब आपके पास। मुझे याद है कि ये 2021 में भी और 2022 में भी मोहन भागवत ने कहा था कि भाई हमें सबको इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, और इस पर असदुद्दीन ओवैसी का एक ट्वीट भी आया था। उन्होंने कहा था कि अगर हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक ही है तो फिर असंतुलन कहां है, जनसंख्या नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसी डिबेट में आपने देखा बादल दा कह रहे हैं कि इसकी जरूरत है। क्या आपको लगता है कि जरूरत नहीं है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या है इस पूरी बहस में, हम उसको बना रहे हैं हिंदू और मुसलमान। हमको बनाने की जरूरत है देश और हिंदुस्तान, क्योंकि अगर प्रत्युष जी हैं या दानिश कुरैशी हैं या आजमी साहब है या और कोई भी पैनलिस्ट है, अगर वो हिंदुस्तानी रहेगा तो फिर मैं कहता हूं कि उसका मजहब क्या है, उसकी जनसंख्या क्या है, उसका पैरामीटर्स क्या है, वो जाए भाड़ में। लेकिन अगर हमारा मुल्क सेंटर में है, इन चीजों को लेकर फोकस करके काम करेंगे, यही संविधान भी कहता है और यही लोगों को समझाने की और समझने की भी जरूरत है। लेकिन हम चर्चा क्या कर रहे हैं, हम चर्चा ये कर रहे हैं कि 2011 में जो सेंसस था उसको लेकर के आज तक 2021 के बाद अभी तक सेंसस का कोई ठिकाना नहीं है, इस पर जवाब नहीं देते वो, और उसके बजाय 2024 के बाद वो ये भाषण कह रहे हैं कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास अपना रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि ये चीज होने की संभावना है। तो ये जो दोहरे चरित्र, दोहरे ये जो मानसिकता है वही देश विरोधी मानसिकता है। देखिए, इसको बोलिए या इंटरप्ट ना करे बीच में, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, और ऐसे लोगों को मेहरबानी करके अरे मैं कहता हूँ, मुझे बताओ ना, अरे बोलो ना भारत माता की जय। आप तरफ कंट्री सेंट्रिक बात होनी चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल कंट्री सेंट्रिक बात होनी चाहिए। लेकिन ये बताओ कि कंट्री सेंट्रिक बात कैसे होगी जब भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? तो आप संविधान में विश्वास नहीं करते कभी, आप हमेशा से न्यायालय के जो निर्णय हैं उनके खिलाफ जाते हो। अरे 15 मिनट के लिए पुलिस से ढालो वाली बात जो है ना करके आप संविधान की और कंट्री सेंट्रिक बात की बात कर रहे हो। बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हो आप। अरे भैया मुझसे नहीं, मैं कहता हूँ कंट्री सेंट्रिक बात करने के लिए पहले भारत माता की जय बोलनी पड़ती है, सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलता। अच्छा बोला जरा भारत माता की जय बोल दो। ठीक है, डीके दुबे जी, डीके दुबे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इसको लेकर के बहस पिछले कई दिनों से चल रही है, और ऐसा नहीं है कि इसको लेकर के प्राइवेट मेंबर बिल कभी लाया नहीं गया। बीजेपी के भी कई सदस्य लेकर आए, कांग्रेस के भी सदस्य लेकर आए, सिंघवी साहब भी लेकर के आए थे प्राइवेट मेंबर बिल, राकेश सिन्हा भी लेकर के आए, रवि किशन भी लेकर के आए। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा था कि फिलहाल जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की आवश्यकता नहीं है, परिवार नियोजन स्वैच्छिक रखना ही सही होगा। तो सवाल है कि वो वक्त कब आएगा जब इस पर कड़ा कानून बनेगा सभी के लिए एक समान? भाई देखिए, देश का माहौल इस समय बहुत खराब है और CAA जैसा कानून स्वीकार नहीं हुआ। आप सोचिए कि उसको आंदोलन कितने बड़े बड़े हुए। इसके अतिरिक्त अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती, केवल समानता सबके बीच में होनी है, उस समानता पर कितना बवाल होता है, तो आप सोचिए कि जनसंख्या नियंत्रण पर कितना होगा। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि अगर ऐसा कुछ है तो सरकार को नहीं लाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए जो बेसिक डेटा इकट्ठा होता है वो बेसिक डेटा इकट्ठा ओ भाई मुझे बोल लेने दो, क्यों बीच में टपक रहे हो? मुझे बोल लेने दो मेरी बात। उसी की बात मैंने कही है, बाकी फिर मैं खामोशी के साथ बता रहा हूँ। सुनिए, इस देश में किसान आंदोलन भी हुआ, आपको सिर्फ यही है, वो याद है? किसानों का आंदोलन एक एक करके दानिश कुरैशी जी, एक एक करके जो मैंने इनसे सवाल पूछा पहले उनका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है दुबे जी। 3 विषय अभी जो जैसे मैंने बताया कि भाई ये तो आपने कहा कि इसके लिए कानून की आवश्यकता लाएगा कौन सर?
कौन लाएगा? नहीं लाएगा तो प्राइवेट मेंबर बिल आकर जा चुके हैं, लाएगी तो सरकार ही, सरकार को लाना चाहिए और कोई भी प्राइवेट मेंबर किसी भी पार्टी का ला सकता है, इसमें कानून लाने के लिए कोई समस्या नहीं है और लाना चाहिए मुझे लगता है। और मेरा मन भी है, मतलब मैं उस बात का समर्थक हूं कि इस पर लाना चाहिए क्योंकि भारत माता पर इतना लोड आ चुका है कि उनके बर्दाश्त के बाहर हो चुका है इस समय। लेकिन 2-3 बातें मैं कहना चाह रहा हूं, वो आप सुन लीजिए। फिर नूर अहमद साहब ने कहा कि कानून कौन सा भारत में नहीं माना गया, क्या CAA ये स्वीकार करते हैं? ये खुल के कह रहे हैं कि भाई CAA को हम स्वीकार कर रहे हैं। क्या ये कह रहे हैं कि UCC आप लेकर आइए, हम सब स्वीकार कर रहे हैं? क्या ये कह रहे हैं कि भारत में अगर UCC आ जाएगा तो मुसलमान भी भारत का उतना ही नागरिक है जितना बाकी हैं, तो वो हम सब उसी तरह से मानेंगे? एक बात। दूसरी बात जो अभी हमारे भाई ने कहा, क्या नाम, बादल जी ने, उस पर भी एक बस 2 सेकंड का है। बादल जी ने कहा हजारी साहब को और डीके दुबे साहब को रखिएगा एक बार स्क्रीन पर, दोनों को एक साथ रखिएगा, क्योंकि अभी आपने डीके दुबे जी जो आपने पॉइंट उठाया, आप कह रहे हैं कि इनसे पूछिए कि क्या ये CAA को मानते हैं, क्या UCC आएगा तो क्या उसे मानेंगे क्या? हजारी साहब मैं आप ही से पूछ रहा हूं, अभी आपने कहा ना कि देश में कौन सा ऐसा कानून है जिसका हमने खिलाफत किया, जिसका हमने विरोध किया, तो क्या CAA को मान रहे हैं आप? UCC अगर आएगा तो मानेंगे आप? देखिए हमने ये नहीं कहा कि मतलब हमने कौन से कानून का विरोध किया। विरोध करने वाली चीजों का विरोध करेंगे। जो कानून हमें निशाना बना करके बनाए जाएंगे, ये अलग बात है वो बन जाए, लेकिन हम उनका अच्छा बताइए। CAA का कानून बना दूसरे ममालिक से, CAA के कानून से यहाँ रहने वाले अपने मुस्लिम भाइयों को कौन सा खतरा, पहले ये समझा दीजिए आप लोगों को। आप नहीं तो आप एक समुदाय को लेकर के आ रहे हैं, ये क्या है? नहीं, आप ये बताइए ना कि ये जो बातें फैलाई जाती हैं कि CAA कानून से यहाँ के मुस्लिम भाइयों का हक छीना जा रहा है, ये कहां से हो रहा है? उनसे नागरिकता छीनी जा रही है क्या? यहाँ रहने वाले मुस्लिम भाइयों से नागरिकता छीनी जा रही है क्या? आप ये साबित करना चाह रहे हैं भारत सिर्फ हिंदुओं का है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। अरे मैं चैलेंज करता हूं भारत की अभियानी के लिए पढ़ लीजिए मुसलमानों को सही से। आप पाकिस्तान से मुसलमान आएगा उसको नागरिकता आपको देनी पड़ेगी, आप ये कह रहे हैं क्या? पाकिस्तानी मुसलमान को आप यहां नागरिकता देना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी? आप ये कह रहे हैं कि हम ये कोई सिद्ध करना चाह रहा है कि केवल हिंदुस्तान हिंदुओं का है, तो क्या CAA के कानून नेपाली मुसलमानों को भारत नागरिकता क्यों नहीं देगा? नेपाली मुसलमानों को भारत नागरिकता क्यों नहीं देगा? अगर पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत नागरिकता दे देगा तो नेपाली मुसलमानों को नागरिकता क्यों नहीं बताइए, क्यों नहीं मिलेगी? चीन के रहने वाले मुसलमानों को जो वहां परेशान किए जा रहे हैं, भारत में नागरिकता क्यों नहीं मिलेगी? भारत सेकुलर मुल्क था, सेकुलर मुल्क है, सेकुलर रहेगा। आप जीतते रहिए, आप कहते रहिए, आपकी कोई बात मानने को हम ऐसे तैयार नहीं है। कैसे वापस लिया जा सकता है? कौन कानून आप हमारे खिलाफ लाएंगे और हम उसको स्वीकार करेंगे? ये आप कहां से लेकर के आए? तो बात समझ में आती है, लेकिन UCC भारत सरकार सिर्फ लोगों को झुकना दिखा रही है। भारत सरकार की हिम्मत नहीं है कि UCC ले आए। आप मुझे बताइए 5 साल से ठीक रही थी सरकार। कौन से आपको पाकिस्तान जाना था? कानून क्यों नहीं लेके आए? और वो खाका तक नहीं पेश कर पाए लोगों के सामने कि इसका खाका क्या है। ये आप तय करेंगे, संसद तय करेगी? संसद तय करेगी कि हिंदुस्तान के अंदर किसको कौन है उसको वापस करना है। देश का बाशिंदा तय करेगा, देश का बाशिंदा बाहर बैठकर तय करेगा, रोड जाम करके तय करेगा, कत्लेआम करके तय करेगा, डायरेक्ट एक्शन करके तय करेगा। अगर कोई रोड भी जाम कर रहा है तो गलत बात हो, जब हमारी बात नहीं मानी आप बताइए हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ क्या गलत हो गया? आप बताइए। ओके नूर हजारी साहब स्टेशन हो तो बताइए। अतीकुर रहमान साहब शायद अभी हमारे साथ नहीं है। नूर हजारी साहब, अगर मान लीजिए कि परिवार नियोजन की बात की जाए तो क्या ये हमारे मुस्लिम भाई मानेंगे क्या? मैं सीधा सवाल पूछता हूं। देखिए देश आप मत कहिएगा कि अल्लाह की देन है। देश इतने आप सुन ले पृथ्वीश भाई। जी बताइए। देश इतने मुसलमान कल भी था, देश में मुसलमान आज भी है। ये बंसल जी कुछ भी कहते हैं, देश सबका है सर।
ये देश सबका, अभी आपने कहा देश सबका है और देश में कानून सबके लिए एक समान है, हम कानून की इज्जत करते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर इस देश के अंदर अगर एक कानून बन जाता है और उस कानून में अगर यह कहा जाता है कि भाई आप ज्यादा बच्चे पैदा ना करो, तो क्या इसे मानेंगे या कहेंगे कि ये भी एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है? ये बताइए ना। अगर हिंदुओं से कहा जाए कि साहब 2 से ज्यादा बच्चे पैदा मत करो, तो हिंदू कल को तख्ती लेकर खड़ा हो जाएगा कि हमें टारगेट किया जा रहा है। ईसाई तख्ती लेकर खड़ा हो जाएगा कि हमें टारगेट किया जा रहा है। सिख खड़ा हो जाएगा हमें टारगेट किया जा रहा है। प्रत्युष भाई कभी इस पर भी नजर आप डालिए, जो सच्चर कमेटी और रंगानाथ मिश्रा आयोग ने कहा है कि देश की आजादी के वक्त मुसलमानों के हालात क्या थे और आज मुसलमानों के हालात क्या है। यही गलत व्यवस्थाओं की वजह से है। ये रोज टारगेट करने की वजह से मुसलमानों पर निशाना अरे बंसल जी आपने कहा ना कि आजादी के वक्त देश में मुसलमानों के हालात क्या थे? 9.84 थे सर, और आजादी के बाद अब वो बढ़ करके उसमें वृद्धि दर, उनकी वृद्धि दर 14 पॉइंट से ज्यादा हो गई सर। आपने कहा ना कि देश में मुसलमानों की स्थिति क्या थी और आज क्या है। मैं बादल देवनाथ दा आपके पास फिर से आ रहा हूं। सीधा सा सवाल है, आपने भी कहा कि यह बहुत बड़ी समस्या, इस पर कानून की जरूरत है, नियम की जरूरत है, लेकिन सवाल है कि उस नियम को, उस कानून को लाने से पहले इस बहस में झोंक दिया जाता है कि एक खास वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है और बात वहीं के वहीं दब जाती है, आगे बढ़ ही नहीं पाती। हर साल हम डिबेट करेंगे, लेकिन डिबेट वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी, कोई समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि हो जाएगा कि साहब यह खास वर्ग को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है। मैं सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर सबके लिए हो जाएगा कि आप कम बच्चे पैदा करो, तो क्या वो सारे के सारे तख्ती लेकर सड़क पर उतर आएंगे क्या कि साहब हमें टारगेट किया जा रहा है? तो फिर एक धर्म विशेष के कुछ लोगों को यह आपत्ति क्यों है कि हमें टारगेट किया जा रहा है? बादल दा जी, मैं इसलिए मैंने आपको सुबह सुबह गुड मॉर्निंग क्यों कहा इसलिए जो सुबह आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और मेरे लिए समस्या हो जाएगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ भाई साहब जय श्री राम भी बोल दो, मुसलमानों का समस्या नहीं है। जय मां दुर्गा बोल दो, गुड मॉर्निंग की जगह पर दादाजी जय श्री राम। सबके लिए समस्या है, सबके लिए समस्या है, क्योंकि आप लोगों को जय श्री राम। यूजीसी अलग बात है, अलग बात है, एनआरसी अलग बात है और जनसंख्या नियंत्रण अलग बात है। जनसंख्या नियंत्रण क्यों होना चाहिए? मैं व्यक्तिगत रूप से फिर से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए आज 140 करोड़ है, काल 200 करोड़ हो जाएगा, पूरे विश्व पर, पूरे पृथ्वी पर 700 करोड़ है, काल 1000 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ हो जाएगा। खाने के लिए तो सामान चाहिए, रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई गैस चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, खाने के लिए तो बिजली चाहिए, तो ये कहां से आएगा? इतना जनसंख्या जब 140 से 150, 160, 200 करोड़, 250 करोड़ हो जाएगा, तो आपको तो खाना बनाने के लिए तो रसोई गैस चाहिए, खाने के लिए तो सर। इसलिए मैंने कलयुग का बात किया। कलयुग में लिखा है, आज से हजारों साल पहले लिखा है, हजार साल पहले लिखा है, कलयुग में लास्ट में विनोद बंसल दिखाएगा जी। विनोद बंसल जी आखिर कमेंट, कली का युग है, घोर कली चल रहा है। समय की कमी है, बिल्कुल संक्षेप में विनोद बंसल जी। प्रत्युष जी मैं कहता हूँ, देखो बादल जी जो है ना जी, बरस तो रहे लेकिन गरज तो रहे लेकिन बरस नहीं रहे। मैं कहना चाहता हूँ ये अपने आप को कल हिंदू नहीं बता रहे थे कि मैं हिंदू नहीं हूँ, लेकिन आज वेदों उसकी बात कर रहे हैं, ये पुराणों की, और जय श्री राम बोलते नहीं और गुड मॉर्निंग लेके चले आते हैं। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है ना, वो पूरे देश के लिए बनने वाला है, हर मत पंथ संप्रदाय के लिए बोलने वाला है। लेकिन आपने 6 बार पूछा, 6 में से किसी एक ने भी जवाब नहीं दिया कि हम इस बात को मानेंगे। मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता होने के नाते मैं कहता हूं, हाँ ये कानून बनना चाहिए और सबको उसको मानना चाहिए। आखिरकार ये कहते हैं कि हम देश के नागरिक हैं, हम देश के कानून को मानेंगे, लेकिन उस कानून को नहीं मानेंगे। समता की बात हो, समानता की बात हो, न्याय की बात हो, संविधान की बात हो, यहाँ सब पीछे कन्नी काट जाते हैं। और कभी कोई पर्सनल बात कर देता है तो कोई कहता है अल्लाह की देन है जी। हम 5 हमारे 25 देश सबका है, देश के लिए अगर कोई एक कानून बनता तो कानून भी सभी के लिए मान्य होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम इसे नहीं मानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।